वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का सुबह 7 बजे चाय की चुस्कियों के साथ इस 20 मिनट शो में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मंडे टू सैटरडे आपका 20 मिनट शो चलता है सुबह 7 बजे। और इस शो में आप सीखते हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। मेरा उद्देश्य है आपके भीतर पॉलिटी की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाए और प्रश्नों के माध्यम से आप ढेर सारी बातें सीख पाएं। यहाँ मैं 4 सवाल के माध्यम से आपको 40 बातें बताने का प्रयास करता हूँ, ऐसी 40 बातें जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट होती हैं, आगे आने वाले एग्जाम में संभावित हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीपीसीएस प्री के लिए, वीओ के लिए, आरओ के लिए या किसी भी ऐसे स्टेट सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए जिसमें इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड सवाल आते हैं, तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल देखिए, लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। संप्रभुता राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, यानी सोवर्निटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि द कंडीशन ऑफ बीइंग अ स्टेट इज दैट टू मेन एलिमेंट एग्जिस्ट इन इट, यानी राज्य होने की शर्त यह है कि इसमें दो प्रमुख तत्व विद्यमान होने चाहिए। तो पॉलिटिकल साइंस की टर्मिनोलॉजी में राज्य का जो मतलब होता है उसी से रिलेटेड ये आपका सवाल है। राजनीति शास्त्र की शब्दावली में राज्य का क्या अर्थ होता है और उसमें कितने तत्व होते हैं। तो यदि आप देखें तो पॉलिटिकल साइंस की टर्मिनोलॉजी में राज्य 4 तत्वों से मिलकर बनता है। ठीक है। एक क्या होना चाहिए? एक डेफिनेट लैंड होना चाहिए, यानी निश्चित भूमि होनी चाहिए। निश्चित भूमि का मतलब ये होता है कि भाई कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जैसे भारत की एक निश्चित भूमि है, ठीक है, वो। दूसरा, जनसंख्या यानी पॉपुलेशन होनी चाहिए। ये तो देखो, जनसंख्या भरी भरी है पूरा भारत में, है ना, इतना कि झेले नहीं झेल रही है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट यानी सरकार होनी चाहिए। और अगला है आपका संप्रभुता यानी सोवर्निटी। संप्रभुता का अर्थ होता है कि एक ऐसा राज्य, एक ऐसा देश जो अपनी आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में पूरी तरीके से स्वतंत्र हो। कोई बाहरी शक्ति हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न कर सके। कोई एक्सटर्नल पावर हमारे इंटरनल मैटर में किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेयर न कर सके। हम आंतरिक और बाह्य रूप से यानी इंटरनली और एक्सटर्नली फ्रीली डिसीजन ले सकें। तो ऐसे राज्य को हम संप्रभु राज्य कहते हैं। तो राज्य होने के लिए 4 शर्तें होती हैं। अब जैसे भारत के पास क्या निश्चित भूमि है? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। जनसंख्या है, बिल्कुल है। सरकार है, बिल्कुल है। संप्रभु है, बिल्कुल। तो भारत एक राज्य है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, भारत एक राज्य है तो फिर उत्तर प्रदेश क्या है? तो उत्तर प्रदेश के पास भूमि भी है, जनसंख्या भी है, सरकार भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश संप्रभु नहीं है। अब उत्तर प्रदेश संप्रभु नहीं है तो स्टेट है क्या? नहीं, उत्तर प्रदेश राज्य नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे मन ही मन, जो है अंदर ही अंदर मुझे कुछ कहने का मन कर रहा होगा आपका कि अरे क्या ही बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश राज्य नहीं है, बचपन से पढ़ता हुआ चला आ रहा हूँ। तो मेरे भाई, भारत देश में प्रांतों को भी स्टेट टर्म से इंडिकेट किया जाता है, यानी भारत देश में प्रांतों को भी राज्य कहा जाता है। लेकिन राजनीति शास्त्र की शब्दावली में, पॉलिटिकल साइंस की टर्मिनोलॉजी में, राज्य का अर्थ वो होता है जिसके पास ये 4 एलिमेंट होते हैं। जिसके पास ये 4 तत्व होते हैं वो राज्य का अर्थ होता है राजनीति शास्त्र की शब्दावली में। क्लियर है बात? और राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व यदि आपसे पूछ लिया जाए तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है वो संप्रभुता होता है, यानी सोवर्निटी होती है। ये राज्य का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ऐसे वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है कि राज्य का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है, तो राज्य का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट संप्रभुता है। ठीक है। अब लिखा हुआ है संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, पहला स्टेटमेंट आपका, तो बिल्कुल सही हो जाएगा ये। दूसरा, सिर्फ दो प्रमुख तत्व होने चाहिए या 4 होने चाहिए? 4 होने चाहिए ना, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ओनली वन इज योर राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक संप्रभु निकाय थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज सोवरेन बॉडी। संविधान सभा ने समितियों के माध्यम से कार्य किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कमिटीज के थ्रू वर्क किया। इसमें कौन सा सही है, यानी कौन सा राइट स्टेटमेंट है? कंसीडर करेक्ट आंसर आपको बताना है। राइट स्टेटमेंट यहाँ पर आपको क्या करना है? चूज करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से संबंधित इस तरह के जो सवाल पूछे जाते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट वाले जो सवाल पूछे जाते हैं, उसको मैं समझाने का प्रयास आपको करता हूँ। संविधान सभा की यदि आप बात करें तो संविधान सभा हमारे भारत देश में एक ऐसा निकाय है जिसने संविधान को बनाया।
भारत का संविधान एक ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है, और ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए यानी निर्मित संविधान को बनाने के लिए सभा का गठन किया जाता है। संविधान सभा भारत देश में संविधान को बनाने वाली एक प्रतिनिधि सभा है। ये एक रिप्रेजेंटेटिव हाउस है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी या नहीं, तो बिल्कुल थी, क्योंकि संविधान सभा में जो लोग गए वो हमारी आवाज़ थे। संविधान सभा में जो लोग गए वो जनता को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो जनता की आवाज़ थे। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आप देखेंगे कि 10 लाख पर एक आदमी संविधान सभा में जा रहा है, और संविधान सभा में भारत के अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग लोग, अलग अलग भाषा, अलग अलग रीजन की आवाज़ बन रहा है। 10 लाख पर एक आदमी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गया और भारत को उसने रिप्रेजेंट किया। तो संविधान सभा एक प्रतिनिधि निकाय थी। संविधान सभा रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी। संविधान सभा में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हुआ। संविधान सभा में पुरुषों का प्रतिनिधित्व हुआ, महिलाओं का प्रतिनिधित्व हुआ, अलग अलग जातियों का प्रतिनिधित्व हुआ, जनजातियों का प्रतिनिधित्व हुआ। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक प्रतिनिधि निकाय थी। संविधान सभा में आंग्ल भारतीयों का भी प्रतिनिधित्व हुआ। फ्रैंक एंथनी ने आंग्ल भारतीय समुदाय का रिप्रेजेंटेशन किया। संविधान सभा ने क्या समितियों के माध्यम से कार्य किया? जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बर्डन कम हो और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक्सपर्टाइज मिल सके, विशेषज्ञता मिल सके, इसलिए आप ये कहेंगे कि थ्रू कमेटीज, यानी संविधान सभा ने किसके माध्यम से? समितियों के माध्यम से कार्य किया, यानी थ्रू कमेटीज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वर्क किया, यानी संविधान सभा ने समितियों के माध्यम से कार्य किया। ठीक है, समितियों ने संविधान सभा को एक्सपर्टाइज दिया, यानी समितियों ने संविधान सभा को क्या किया? विशेषज्ञता दी। क्या संविधान सभा एक संप्रभु निकाय थी? जी हाँ। आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर आप देखेंगे, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में कुछ परिवर्तन आए। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में सबसे पहला परिवर्तन तो ये आया कि 389 इसकी संख्या तय की गई थी स्टार्टिंग में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर, वो घट के 299 हो गई। और दूसरा, संविधान सभा संप्रभु निकाय बन गई, यानी अब उस पर कोई भी अंग्रेजी नियंत्रण नहीं था। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक सोरेन बॉडी बनी, तो संप्रभु निकाय थी। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। संविधान सभा की मांग करने वाले ऑफिशियल लीडर, औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग करने वाले व्यक्ति एम.एन. रॉय थे। संविधान सभा की मांग करने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। 1895 में एक लेख के माध्यम से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करी थी। ठीक है, आ जाते हैं देखिए सवाल पर। देखिए सवाल क्या कह रहा है। तो संविधान सभा ने समितियों के माध्यम से कार्य किया। जी हाँ, बहुत सारी छोटी बड़ी समितियां इसमें बनी, जिसमें कुछ समितियां महत्वपूर्ण हैं, जैसे संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर कमेटी, अध्यक्ष पंडित नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, संघ संविधान समिति, अध्यक्ष पंडित नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, अध्यक्ष सरदार पटेल। स्टीयरिंग कमेटी, संचालन समिति, अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति, अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति, अध्यक्ष कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। प्रारूप समिति, अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर। संविधान सभा ने समितियों के माध्यम से कार्य किया। जी हाँ, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। दूसरा, संप्रभु निकाय थी, यह भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। तो दो का दोनों स्टेटमेंट इसमें ठीक हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि करेक्ट आपको बताना है, सही बताना है, तो दोनों स्टेटमेंट आपका क्या है? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। आगे आते हैं नेक्स्ट पर। अगला सवाल मेरे भाई आपसे कह रहा है कि संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है? यानी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में कौन सा नहीं पाया जाता है निम्न में, ये आपको बताना है। देखो, संघीय प्रणाली का मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां पर मल्टीपल गवर्नमेंट हो, जहां पर एक से अधिक स्तर की सरकार हो, डिवीजन ऑफ पावर हो, शक्तियों का बंटवारा हो, उसे हम संघात्मक या संघीय कहते हैं। लेकिन अमेरिका में क्या है कि अमेरिका में केंद्र मजबूत नहीं है, लेकिन भारत देश में संघात्मक है, बट व्यवस्था यूनियन की तरफ टिल्ड है, यानी मजबूत केंद्र के साथ संघवाद भारत देश में है। भारत देश को इसीलिए क्वासी फेडरल या सेमी फेडरल कहा जाता है, क्योंकि भारत देश में शक्तियां यूनियन की तरफ टिल्ड है, केंद्र की तरफ झुकी हुई हैं, यानी केंद्र मजबूत है। तो यहाँ पर डुअल सिटीजनशिप लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर लिखा हुआ है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, संविधान के निर्वचन में न्यायालयों को प्राधिकार, यानी कि संविधान की व्याख्या में न्यायालय का अधिकार। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा भारत के पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं पाया जाता। तो भारत के पॉलिटिकल सिस्टम में कौन सा नहीं पाया जाता है, अगर आप देखेंगे तो शक्तियों का बंटवारा है। जी हाँ, शक्तियों का बंटवारा भी है। संविधान की सर्वोच्चता, जी हाँ, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। संविधान भारत देश में लॉ ऑफ द लैंड है।
संविधान भारत देश में सबसे सुप्रीम लॉ है, कानूनों का कानून है, लिगस लिगम, लॉ ऑफ ऑल लॉज। ना तो कोई पद, ना कोई संस्था, ना स्वयं कोई कानून संविधान का उल्लंघन कर सकता है। नो वन इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है, न मैं, न आप, न आलिया भट्ट, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। नो वन इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सुप्रीम है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम रखने के पीछे का रीजन, रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करना, कानून के राज को स्थापित करना, ठीक है, अधिकारों को पूरी तरीके से आपको अधिकार मिल सके इस बात को इंश्योर करना, लिमिटेड गवर्नमेंट बनाना यानी कि सरकारों पर सीमाएं लगाना। संविधान के निर्वचन में न्यायालयों को प्राधिकार ये भी है भैया, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार हमारे भारत देश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों को है। लेकिन फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। दोहरी नागरिकता है क्या? नहीं। दोहरी नागरिकता जनरली आप देखते हैं तो संघात्मक व्यवस्था में दोहरी नागरिकता होती है, अमेरिका में है लेकिन भारत देश में नहीं है। भारत देश में सिंगल सिटीजनशिप है। इसके पीछे की भावना ये थी कि रीजनलिज्म नेशनलिज्म पर प्रिवेल न करे, यानी क्षेत्रीयता की भावना राष्ट्रीयता की भावना पर हावी न हो। पता चला अपने आप को आप पूर्वांचली कहना ज़्यादा बेटर महसूस कर रहे हैं, बिहारी कहना ज़्यादा, हम बिहारी हैं, पहले हम बिहारी हैं बाद में हम भारतीय हैं। अगर ये अप्रोच पैदा होगा तो क्षेत्रवाद बढ़ेगा, जो देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के लिए थ्रेट होगा। इसीलिए भारत देश में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लाया गया, यानी एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट आया। आप अगर संघीय और एकात्मक व्यवस्था देखें तो संघात्मक लोकतंत्र जो होता है आपका, फेडरल डेमोक्रेसी, तो फेडरल डेमोक्रेसी के प्रमुख लक्षण ये होते हैं कि यहाँ दो या अधिक स्तर की सरकार होती है, शक्तियों का विभाजन होता है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है, केंद्र में दो सदन होते हैं। केंद्र में दो सदन, जैसे भारत देश में एक लोकसभा राज्यसभा, अमेरिका में एक सीनेट है, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। संविधान यहाँ कठोर होता है क्योंकि भाई एक से अधिक स्तर की सरकार है, तो संविधान में संशोधन करने के लिए केंद्र राज्य दोनों की सहमति चाहिए, इसलिए कठोर संविधान होता है। न्यायपालिका यहाँ स्वतंत्र होती है। यहाँ एक फेडरल कोर्ट होता है जो केंद्र और राज्य में क्या करता है, शक्तियों का विभाजन करता है। ओ सॉरी, केंद्र और राज्य में विवादों का निपटारा कराता है, उसे फेडरल कोर्ट कहते हैं। अब एकात्मक व्यवस्था में आप देखेंगे तो एक ही सरकार होती है, एक ही सरकार होती है, एक ही सरकार में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ही संविधान होगा, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि यहाँ पर दो संविधान, केंद्र और राज्य के अलग अलग संविधान हो सकते हैं। यहाँ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एक ही सरकार होगी, मजबूत केंद्र होगा, सेंटर मजबूत होगा, नागरिकता एकल होगी। अब एक ही सरकार है तो अकेले संविधान में संशोधन कर लेगी, अकेले संविधान में संशोधन कर लेगी तो उससे क्या होगा कि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे, यानी जहां संविधान संशोधन आसानी से हो जाए उसे फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, जब कठिन हो तो उसे रिजिडिटी कहते हैं, है ना। तो अकेले कर लेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, लचीला संविधान। फेडरल कोर्ट यहाँ पर नहीं भाई, ये वहां का है, इधर आ गया है, गलती से लिख उठा है। साथ ही साथ यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन रिटन अनरिटन दोनों हो सकता है, चाहे रिटन कर लीजिए चाहे अनरिटन कर लीजिए, दोनों चल जाएगा। लेकिन यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है क्योंकि केंद्र राज्य में झगड़ा होगा, झगड़ा सुलझाना लिखित संविधान के माध्यम से ही संभव हो सकता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये संघात्मक व्यवस्था के लक्षण है एकात्मक। अब भारत ने क्या किया कि भारत ने दोनों अपनाए। भारत देश में आप संघात्मक, ये भारत देश में नजर आएगा, ये भी नजर आएगा भारत में, ये भी नजर आएगा भारत देश में, ये भी नजर आएगा, ये भी नजर आएगा। भारत का संविधान तो कठोर और लचीला दोनों है। कुछ बातें ऐसे हैं जिसमें संशोधन कठिन है, कुछ बातें ऐसे हैं जिसमें सरल है ना। ये भी है भारत देश में। लेकिन भारत देश में क्या राज्यों का संविधान है क्या? नहीं। भारत देश में क्या स्टेट स्ट्रांग है क्या? नहीं। तो भारत पूर्ण संघीय नहीं है। संघात्मक व्यवस्था में राज्यों के संविधान होते हैं, राज्य मजबूत होता है, तो ये भारत में नहीं है। हाँ, एकात्मक में क्या भारत देश में स्ट्रांग सेंटर है? जी हाँ, स्ट्रांग सेंटर है, सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक। लेकिन एक सरकार है क्या? नहीं। तो ना तो पूर्णतः एकात्मक है भारत, ना तो पूर्णतः संघात्मक है, बल्कि दोनों का मिक्सचर है। इसीलिए भारत को क्वासी फेडरल या सेमी फेडरल कहा जाता है। ऐसा हमने इसलिए किया कि हमने संघात्मक व्यवस्था इसलिए बनाई क्योंकि दिल्ली से बैठ के पूरे देश में शासन नहीं कर सकते। देश बड़ा है, ज्योग्राफी बड़ी है, डाइवर्सिटी ज्यादा है। अब इसलिए संघात्मक बनाई। लेकिन अमेरिका की तरह राज्य को मजबूत भी नहीं बना सकते थे। मजबूत बनाते तो पता चला राज्य कहते हमारा ढोकला हमारा गुजरात, हमें रहना ही नहीं भारत देश में। इसलिए केंद्र को मजबूत बनाना हमारे लिए जरूरी था। यही कारण रहा कि भारत का फेडरेशन यूनिक हुआ, सुजेनरस हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। संविधानवाद का अर्थ केवल लिखित संविधान की उपस्थिति से है, पहला स्टेटमेंट आपका। दूसरा कह रहा है कि संविधानवाद का मूल उद्देश्य सत्ता पर सीमाएं स्थापित करना है। तीसरा लिखा हुआ है कि संविधानवाद लोकतंत्र में शक्तियों के दुरुपयोग रोकने का साधन है। इसमें आपको सही करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, देखो कॉन्स्टिट्यूशन की मोरालिटी को, संविधान की नैतिकता को जब स्थापित किया जाता है तो उसे संविधानवाद कहते हैं। संविधानवाद एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो सीमित सरकार और कानून का राज का समर्थन करती है। संविधान बनाना बहुत आसान है, किसी भी देश में संविधान हो सकता है।
संविधान कोई भी बना सकता है, संविधान राजा भी बना सकता है, पाकिस्तान में भी तो संविधान है, लेकिन कौन शासन करता है पता ही नहीं चलता। संविधान बनाना आसान है, लेकिन जरूरी नहीं है कि संविधानवाद हो। संविधान की मोरालिटी को जब फॉलो किया जाएगा, संविधान की नैतिकता यानी संविधान के मूल्यों को फॉलो करना, संविधान के निर्देशों का पालन जब उचित तरीके से होगा तो उसे संविधानवाद कहते हैं। संविधानवाद एक ऐसी विचारधारा है जो लिमिटेड गवर्नमेंट यानी सरकार अपनी औकात में रहे, यानी सरकार पर भी सीमाएं हों। लिमिटेड गवर्नमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत शक्तिशाली, उसके पास सेना, उसके पास पुलिस, उसके पास सब कुछ है। अगर गवर्नमेंट पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी ना, लगाया जाएगा तो घोड़ा है कुचल के रख देगी। इसलिए सीमित सरकार का कॉन्सेप्ट हो। और दूसरा रूल ऑफ लॉ मतलब नो वन इज अबव द लॉ। आपको तब तक नहीं पनिश किया जाएगा जब तक आप किसी कानून को तोड़े ना। तो संविधानवाद एक ऐसी विचारधारा है जो कि संविधान की मोरालिटी को स्थापित करने की बात करती है, और कानून का राज, रूल ऑफ लॉ, लिमिटेड गवर्नमेंट का समर्थन करती है। ठीक है। तो संविधान शक्तियों के दुरुपयोग के रोकने का साधन है, ठीक है। सत्ता पर सीमाएं स्थापित करना है, ठीक है। मूल उद्देश्य लिमिटेड गवर्नमेंट, यही मतलब है इसका। ये नहीं है, ऐसा नहीं है। लिखित संविधान की उपस्थिति से है केवल, ये देखो कजरोटा कॉन्सेप्ट, ये गलत हो जाएगा आपका। सेकंड एंड थर्ड आपका क्या सही होगा। ठीक है। तो आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए। आपको क्लास के अपडेट्स वगैरह मिलते रहते हैं। आप मुझसे डायरेक्ट भी यहाँ मैसेज कर सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया यहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, इंस्टाग्राम। साथ ही साथ कंप्लीट प्रिपरेशन यदि आप हमारे साथ जुड़ के करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ के यदि आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं मेरे भाई, तो आप जुड़िए स्टडी आईक्यू के साथ। इसके लिए आप क्या करिए, आप जाइए स्टडी आईक्यू पर, इस तरह से गूगल पे लिखिए स्टडी आईक्यू, लिखा आपने, क्लिक करिए studyIQ.com पर। क्लिक हो गया। क्लिक होने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज जैसा एक ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, फिर से करता हूँ, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ था लग रहा था। हाँ देखो, पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज में आप जाइए स्टेट पीसीएस पर, फिर उत्तर प्रदेश पे जाइए। ये बैच है आरंभ 18.0 जो कि फाउंडेशन है, कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए है। ये आलेखन 2.0 है जो कि मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए है। ये प्री का ओरिएंटेड बैच है, सिर्फ प्री के लिए है, प्री ओरिएंटेड है। और ये आपकी टेस्ट सीरीज है। सबसे इंपॉर्टेंट बैच है आरंभ 18.0, एक ऐसा बैच है जिसमें मैं भी पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, और यहाँ से इसके बारे में पूरा जान सकते हैं। 9289996923 पर कॉल कर लिया करो। कॉल करने का पैसा नहीं लगता है। मेरा नाम बताओ, पूरी काउंसलिंग लो, कैसी तैयारी होती है ये जानो। 9289996923 पे कॉल करके, ठीक है। और दो तरह के बैचेज ये होते हैं, गोल्ड एक प्लेटिनम। गोल्ड में पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है, प्लेटिनम में सिलेबस के साथ साथ जो कुछ भी जरूरी है तैयारी के लिए सब प्रोवाइड किया जाता है। इनरोल कैसे करेंगे, बाई नाउ पे जाइए। यहाँ ऐसे अपना मोबाइल नंबर एंटर करिए। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ कूपन कोड ढूंढ लीजिए, कहाँ लग रहा है, कूपन कोड लगाइए। कूपन कोड जब आप लगाएंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये कूपन कोड लगाइएगा VL लाइव। ये अगर आप कूपन कोड लगा के अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड अलग अलग होते हैं, हर फैकल्टी का अलग अलग कूपन कोड होता है। मेरा ये मानना है कि आप फैकल्टी का ही कूपन कोड लगाएं, अध्यापकों का लगाएं, उसमें डिस्काउंट थोड़ा ज़्यादा मिलता है। और दूसरा, उससे आपका प्रेम जाहिर होता है। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, आप कोई भी कूपन कोड लगा सकते हैं, लेकिन जनरली ये कोशिश किया करिए कि आप अध्यापकों का ही कूपन कोड इसमें लगाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो आगे की कहानी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। दोनों क्लासेस देखा करिए, एक ये, दूसरा लक्ष्मीकांत शो जो शाम को 8 बजे चलता है। दोनों देखिए, दोनों जरूरी है आपके लिए। अगर ये दोनों क्लासेज आप देखेंगे तो मेरा दावा है कि आपके भीतर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, और आप 2 ढाई महीने में पूरी की पूरी पॉलिटी सीख जाएंगे। नमस्कार।